अच्छा, आगे कंटिन्यू करते तो उन्होंने कहा इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ अर्बन, मतलब कि शहरी इलाकों में सही से मैनेजमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वाटर वेस्ट मीन द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ 100 million ऑफ पीपल इज़ डेंजरसली कंटेमिनेटेड और केमिकली पोल्यूटेड। मतलब ये कि शहरी इलाकों में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जो होता है वो जब मिलता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो हज़ारों अरब लोग 100 अरब लोग ऐसे हैं, हज़ार नहीं मतलब 100 अरब लोग ऐसे हैं कि वो उस डेंजरसली कंटेमिनेटेड और केमिकली पोल्यूटेड वाटर से अफेक्टेड होते हैं, उनको वही मिलता है। नेचुरल प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, और जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स पर्टिकुलरली इन ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्थ सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। मतलब कुछ नेचुरली प्रेजेंस होते हैं केमिकल, जब हम उस वाटर को सही से प्लांट के ज़रिए, जो हमारे पास ये वाटर प्लांट होता है जो कि प्यूरिफाई करता है वाटर को, उस प्लांट के ज़रिए जब हम प्यूरिफाई नहीं करते हैं और नेचुरली प्रेजेंस केमिकल होते हैं उस वाटर में, जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर का मतलब ये कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके टैंक्स के अंदर अवेलेबल है, या फिर आपको ग्राउंड वाटर मतलब ये कि जो ज़मीन पे अवेलेबल पानी है, ठीक है, वो भी हेल्थ की सिग्निफिकेंस में इफ़ेक्ट करता है, जिसके अंदर आर्सेनिक और फ्लोराइड की बात की गई। वाइल अदर केमिकल, दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जैसे लेड हो गया, वो भी एलिवेट करता है ड्रिंकिंग वाटर को एज अ रिज़ल्ट ऑफ लीचिंग फ्रॉम वाटर सप्लाई कंपोनेंट इन कांटेक्ट विद ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सही है। तो उसने ये कहा सिंपल इज़ दैट कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का जो गंद और आलूदा सारा पानी है, जब वो साफ़ पानी के साथ मिक्स होता है तो वो क्या करता है, उस पानी को केमिकली पोल्यूटेड बना देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और उसने कहा कि केमिकली जो नेचुरली अवेलेबल प्रेजेंस है केमिकल्स की ग्राउंड वाटर में, पानी के अंदर जो नेचुरली अवेलेबल है केमिकल्स, वो भी अगर उस पानी को प्यूरिफाई ना किया जाए तो जैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं, और दूसरे केमिकल्स जैसे उसने लेड की नाम ली, एक केमिकल लिया लेड, उसने कहा ये सब चीज़ें जो हैं ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी को, मतलब कि इनसिक्योर वाटर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि सही से सेव और सफिशेंट अमाउंट में सेव पानी, और अब हमने जो पीछे एक सैनिटाइज पानी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर प्लांट्स के ज़रिए जो सप्लाई ऑफ पानी है, जो वाटर प्लांट्स बड़े बड़े लगे होते हैं, उसके ज़रिए ही सही से प्योरीफाई होकर वाटर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो नेचुरल जो प्रेजेंस केमिकल है वो तो है ही है उस पानी के अंदर, लेकिन जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से सारे केमिकल आ रहे हैं वो भी मिल जाते हैं। जब वो सब चीज़ें मिल जाते हैं तो शहरी इलाकों में इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, इसीलिए जब वो मिलते हैं तो पानी सही से मैसर होता नहीं और लोगों को बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड उसने बोला सम 8,29,000, मतलब 8,29,000 पीपल्स जो हैं आर एस्टिमेटेड टू डाई। ठीक है, वो एस्टिमेट ये किया गया कि वो मर गए, ईच ईयर, हर साल मरते हैं, किससे, फ्रॉम डायरिया, डायरिया से, एज अ रिज़ल्ट, किसके नतीजे में, क्योंकि इसीलिए कि ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि उसका पीने का पानी सेव नहीं है, अनसेफ है, ठीक है, सैनिटेशन सही से नहीं है पानी की, एंड द हैंड हाइजीन, मतलब कि पीने का पानी जब मैसर नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, तो उनको हाथ धोने का पानी कहाँ से मैसर होगा, ठीक है, तो हैंड हाइजीन ही सही नहीं है। या डायरिया इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल एंड द डेथ ऑफ 2,97,000 children's age under the 5 year could be avoided each year if these risk factor were addressed। वो कह रहा है कि डायरिया जो है वो लार्जली प्रिवेंटेबल अब तक है, लेकिन जो डेथ हुई है वो 2,97,000 पीपल इस तरह के हैं, बच्चे इस तरह के हैं जो कि 5 साल की अंदर की उम्र थी उनकी, मतलब कि 5 साल के पूरे हुए नहीं, अंडर द 5 years थे, उसी एज में, ठीक है, उनका रिस्क फैक्टर ये एड्रेस किया गया। वेयर वाटर इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल पीपल में डिसाइडेड हैंड वॉशिंग इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, और वहाँ पर एड्रेस किया गया डायरिया
उनमें जहाँ पर पानी जो है मुसलसल तौर पर या उस वक्त जब ज़रूरत है तो मैसर ही नहीं था, और जब पानी मैसर नहीं था पीने के लिए तो क्या उनके ज़रूरियात के लिए भी मैसर नहीं था, तो उन्होंने हैंड वॉशिंग ही छोड़ दी। उन्होंने कहा है खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी ही नहीं है, और देयर बाय एडिंग टू द लाइकलीहुड ऑफ डायरिया एंड अदर डिजीज़। और वही जो हाथों में जरासीम है उसी से उन्होंने खाना खाया, और जब खाना खाया तो वो डायरिया और दूसरी डिजीज़ में डेवलप हो गया। तो ये उसने एक एस्टिमेट बताया है कि डायरिया से जो सही से पानी सेफ पानी नहीं पी रहे हैं, हैंड हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सैनिटेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर 8,29,000 लोग ऐसे हैं जो इससे मर गए। और उसने दूसरी बात ये कही कि डायरिया जो है वो लार्जली प्रिवेंटेबल तो है अभी तक, मतलब ये कि यार अब तक देखा जाए, लेकिन फिर भी अगर हम और देखें तो जो वफ़ात हुई है, जो डेथ हुई है बच्चों की जो अंडर द 5 इयर्स थे हर साल, वो 2,97,000 है। क्यों ये रिस्क एड्रेस किया गया, ये फैक्टर एड्रेस किया गया? इसी तरह इस रिस्क फैक्टर को एड्रेस किया गया है कि जब पानी उन्हें सही से मैसर नहीं था उन बच्चों को, उन लोगों को, तो उन्होंने ये सोचा कि हैंड वॉशिंग सही से ना की जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं है, और हम बस, और ये सारी चीज़ें किस तरफ चली गई कि उनको डायरिया डेवलप होने लगा और दूसरी डिजीज़ेस डेवलप होने लगी। नेक्स्ट स्लाइड है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, इट कंपोज ऑफ 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट। फर्स्ट MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपके लिए वो कह रहा है कि वाटर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और 60 से 70% आपका टोटल बॉडी वेट जो होता है वो इस पर कंपोज होता है। कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड, इट कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये एक कलरलेस है जिसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई खुशबू नहीं है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, और ये 3/4 हिस्सा ज़मीन का कवर किए गए। पूरी दुनिया की जो ज़मीन है उसके अंदर अर्थ का जो सरफेस का एरिया है उसको 3/4 को इससे पानी ने कवर किया हुआ है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग टू प्रमोट द हेल्थ स्टेटस। जाहिर सी बात है, खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। वो यही तीसरे लाइन में बात कर रहा है। केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट्स केमिकल फार्मूला इज़ H2O। वो कह रहा है कि केमिकली देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और इसका केमिकल फार्मूला H2O है। इट रिप्लेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज़, ठीक है, मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, सही है, अच्छा। और दूसरा, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ डिज़ोल्विंग फूड को डिज़ोल्व करने में एक्ट करता है, हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपकी वाटर की इम्पोर्टेंस उसने बताई, और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। तो वाटर एक एसेंशियल है, 30 से 70% टोटल बॉडी वेट है। एक तो पहली बात ये याद रखना बच्चा, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके क्या नाम है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात आप ये याद रखना कि केमिकली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, H2O इसका फॉर्मूला है। तीसरा, इसके ये सारे पॉइंट्स याद रखना है कि रिप्लेस द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज़, और मेंटेन करता है फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड को, ठीक है, हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में, एक्ट करता है व्हीकल ऑफ डिज़ोल्विंग फूड के अंदर, ठीक है, एज अ व्हीकल के तौर पर हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। और दूसरा ये कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज ऑल द पॉइंट्स फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। I am again repeating these points. It replaces the loss of fluid from tissues, maintain the fluidity of blood, help in excretion of waste product, ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड मीन के ब्लड को सही से मेंटेन रखेगा, थिक नहीं करता, उसके अंदर भी हेल्प करता है ये, सही है। और रिप्लेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज़, जब टिश्यूज से फ्लूइड लॉस हो रहा होता है तो उसको भी रिप्लेस कर रहा होता है, और पानी पी रहे हो तो मिल रहा होता है ना, टिश्यू को पानी जा रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद ये हेल्प करे एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में, जो भी आप खाना खा रहे हो डाइजेस्ट हो रहा है और आपका जो खाना बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, कहते नहीं है कॉन्स्टिपेशन, किसी पेशेंट को हम उसे कहते हैं वाटर इनटेक बढ़ा दो अपना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन में ये हेल्प करेगा। वहीकल ऑफ ये एक्ट करता है एज अ वहीकल के तौर पर फूड को डिज़ोल्व करने में, हमारी डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। तो पानी की अहमियत ये है हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी के लिहाज से, हमारे दूसरी चीज़ें सब जो मेंटेन करता है हमारी बॉडी को, तो पानी इतना अहम है हमारे लिए। बस ओके, नेक्स्ट स्लाइड वो कह रहा है सेव और होलसम वाटर। कहता है इट रेफर दैट वाटर विच इज़ टेस्टलेस, ऐसा पानी जो कि टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, जो कि ऑर्डरलेस होता है, पानी वो जो कि मीठा ना हो ना नमकीन हो, सही है, टेस्टलेस हो। कलरलेस मतलब ये उस पानी का कोई रंग नहीं है, आलूदा पानी, गर्द आलूदा पानी नहीं है, साफ़ पानी है, ठीक है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें किसी तरह का स्मेल नहीं आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड डज नॉट हार्म द हेल्थ, और वो आपकी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, नुकसान भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का सप्लाई ऑफ वाटर जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है और पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल वाटर का मतलब ये, पोर्टेबल वाटर मीन्स दैट वाटर विच इज़ फिजिकली, केमिकली, बैक्टीरियोलॉजिकल सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो पोर्टेबल वाटर्स मीन दैट के वाटर जो कि फिजिकली, केमिकली एंड बैक्टीरियोलॉजिकली सुइटेबल हो फॉर द ड्रिंकिंग, दैट वाटर इज़ गुड। तो ये भी पॉइंट आप अपने पास एक तरह से रिमेंबर रखना कि होलसम वाटर के अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी और किस तरह से था, ठीक है। हाईलाइट दैट पॉइंट, राइट, सही है। अच्छा बेटा, डेली एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर वन इंडिविजुअल क्या है? एक इंडिविजुअल के लिए, जो भी आदमी है उसके लिए डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वाटर की? तो ये याद रख लो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रिंकिंग वाटर उसको चाहिए है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको चाहिए है बेटा 0.5 गैलन्स, ठीक है। और कुकिंग वाटर 0.5 गैलन, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों को धोने के लिए जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहा है 1 गैलन। एब्ल्यूशन होता है तहारत के लिए या फिर वज़ू के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी 1 गैलन चाहिए। लॉन्ड्री फॉर 4 गैलन्स, एग्रीकल्चर 5 गैलन्स एंड बाथिंग 8 गैलन्स। तो ये डेली एवरेज रिक्वायरमेंट है पर वन इंडिविजुअल की वाटर की डेली की, राइट। अच्छा, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या आता है? रेन वाटर, आपके पास आता है सरफेस वाटर, एक पानी जो आप बारिश से लेते हो, दूसरा आपके पास जो सरफेस पे है, तीसरा आपके पास जो होता है अंडरग्राउंड वाटर जो आपके टैंक्स में होता है। तो आपके पास जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है वो 3 तरह की है। पहली कौन सी है आपके पास? रेन वाटर है। दूसरी आपके पास कौन सी है? सरफेस वाटर है। तीसरी आपके पास कौन सी है? ग्राउंड वाटर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कितने टाइप्स की हैं आपके पास, तो वो 3 तरह की है। एक रेन वाटर है, बारिश से पानी हासिल करते हो। सरफेस वाटर जो दरिया, नहरों, नदियों से पानी इस्तेमाल कर रहे हो। और अंडरग्राउंड वाटर जो आप अपने घरों में सेव रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, अच्छा, जो सोर्सेज ऑफ वाटर हमने पढ़ा कि हमें वाटर रेन से मिल रहा है, हमें ग्राउंड वाटर मिल रहा है, जो 3 सोर्सेज हमने वाटर की पढ़ी। उससे आगे स्लाइड है कि इट इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ वाटर, मतलब ये पानी की बुनियादी ज़रिया है, सही है। इट इज़ स्टेराइल, क्लीन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये जरासीम से पाक, साफ, सबसे खालिश शक्ल है पानी की और पीने के लिए बहुत सही है, सही है, ये बोलना चाह रहा है। इट इज़ रेयरली डिस्टाइल्ड वाटर, ये वो पानी है जो कि प्योर H2O में होता है, जो कि रेयरली डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, सही है। द इम्प्योरिटीज़ कलेक्टेड बाय द रेन बिफोर इट रीचेज द सरफेस, जब बारिश ज़मीन पर गिरती है ना, तो उसके गिरने से पहले ही वो फ़िज़ा में से जो भी
सारी की सारी आलूदगी है उसको जज़ब कर लेता है उसका पानी। और इस रेन टेक दीज इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द एयर, और वो सारा का सारा पानी जो है वो फ़िज़ा से उन सारी की सारी क्या करता है, आलूदगी को जज़ब कर लेता है। सही है, इससे पहले कि वो सरफेस पे आ जाए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज़ इमिटेड बाय पावर प्लांट्स इन एटमॉस्फेयर, वो कहता है कि जो भी पावर प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उनसे जो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है हवा के अंदर पूरी एटमॉस्फेयर में, वो जो बाहर निकल रहा है, विच रीचेज विद रेन वाटर, और जब बारिश होती है तो वो उसके साथ जब मिलता है एंड फॉर्मिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फ़र हवा में निकल रहा है पावर प्लांट्स के ज़रिए एटमॉस्फेयर में इंक्लूड हो रहा है, और फिर वो बारिश के पानी के साथ मिलकर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है हल्का सा, सही है, इतना ज़्यादा नहीं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का। और ये पार्टिसिपेशन ऑफ एसिड रेन हैज़ सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो ये जब जो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ़र पावर प्लांट से निकलकर एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होकर और वो बारिश के पानी के साथ मिलकर जब बारिश होती है तो वो एटमॉस्फेयर से सारी आलूदगी को जज़्ब करता है उसका पानी, और फिर ज़मीन पे गिरता है। तो वो कह रहा है कि वो फिर जब बारिश का पानी उस आलूदगी को लेता है तो उस आलूदगी के साथ वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म करता है, क्योंकि हवा में सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड उसको मिल रही होती है, उसकी वजह से वो ऐसा एक हल्का सा डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन ऑफ एसिड रेन होता है। मतलब कि रेन जो होती है वो एक एसिड रेन होती है और उसका एक सीरियस इफ़ेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपके इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा इस पूरी की पूरी स्लाइड का खुलासा है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, रेनफॉल मेक एसिड विद एलुमिनियम, लेड, जिंक एंड आयरन फ्रॉम द सॉइल एंड कैरियर एलुमिनियम टू रिवर एंड लैग टू मेक द पोल्यूटेड। कहता है कि बारिश का पानी जो मिट्टी में मौजूद एलुमिनियम है, जो सीसा मतलब लेड है, और जो लोहा है, ठीक है, उसके साथ तेज़ाब बनाता है। सही है, मतलब ये जो एलुमिनियम है, लेड है या जिंक है, और जो आयरन है, सही है, मट्टी में जो ये मौजूद है फ्रॉम द सॉइल, ये कैरियर एलुमिनियम टू रिवर, सही है, लोहा बनाता है और एलुमिनियम को नदियों और झीलों तक ले जाता है। फिर क्या होता है कि जो है ना, रेनफॉल मेक एसिड विद एलुमिनियम, लेड, जिंक एंड आयरन फ्रॉम द सॉइल। जो बारिश का पानी है ना, वो क्या बनाता है, वो एसिड बनाता है। किस तरह बनाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि पानी जब ज़मीन पे गिरता है तो मट्टी में क्या होता है, एलुमिनियम होता है, लेड होता है, जिंक होता है या फिर आयरन होता है, तो उसके साथ वो मिलकर, तो वो जो है वो एलुमिनियम वो रिवर और लैक्स में जाता है, आपके दरियाओं में जाता है, आपके उधर नदियों में जाता है और उसको पोल्यूटेड करता है उधर के बाद पानी को। सही है, या पानी ना भी जाए तो अगर वहाँ पे गिर भी रहा है बारिश का पानी, तो वहाँ पर जो सब चीज़ें ज़मीन में उसके साथ मिलकर वो और उसे पोल्यूट कर रहा है। ड्यू टू दिस एसिड रेनफॉल मैनी फॉरेस्ट, ट्री, मरीन लाइफ इज़ बीइंग डिस्ट्रॉय। वो कह रहा है इस तेज़ाबी बारिश के बाइस बहुत से जंगलात, आपके बहुत सारे फॉरेस्ट मतलब जंगलात, बहुत सारे दरख्त और बहुत सारी मतलब मरीन लाइफ मतलब समंदरी हयात जो है वो मर जाते, ख़त्म हो जाते हैं। The removal of the hardness of rain water make it useful in washing and absence of lime salt make it desirable for cooking। कहता है बारिश के पानी में जो एक सख्ती है, सही है, मतलब हार्डनेस ऑफ रेन वाटर जो है वो क्या करता है, वो यूज़फुल होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो वॉशिंग में, आप उसको एब्सेंस ऑफ लाइम सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चूने की मिकदार नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइम सॉल्ट नहीं होते, इसीलिए ये खाने पकाने के लिए भी आप इस पानी को मौजू समझ सकते हो। सही है, इट इज़ यूज़फुल ओनली फॉर ड्रिंकिंग, इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी, सही है, व्हेन इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फूड ऑफ हाउस और इन कैचमेंट। कहता है ये पानी सिर्फ इस सूरत में पीने के लिए मौजू होता है जब इसे बराह रास्त घरों की छतों या किसी मखसूस ज़ख़ीरा मतलब कैचमेंट से हासिल किया जाए। सही है,
कहता है कि जो रेन फॉरेस्ट है पूरा, अगर हम इन 4 लाइनों का खुलासा करें तो वो ये है कि जो रेनफॉल है वो एक एसिड को बनाती है, ठीक है, जो कि एलुमिनियम, लेड, जिंक और आयरन है, जो कि वो सॉइल से लेती है, और यही एलुमिनियम कैरी कर होता है रिवर और लैक्स के साथ, और वो पोल्यूटेड होता है पानी, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस एसिड रेन की वजह से, रेनफॉल की वजह से बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे जंगलात और बहुत सारी मतलब ये कि मेरीन लाइफ, जो आपकी समुद्री आबो हयात है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ रेन वाटर है, वो ये जो पूरा रेन वाटर है ये यूज़फुल होता है वॉशिंग के लिए, और इसके अंदर एब्सेंस होती है लाइम सॉल्ट की, तो ये डिज़ायरेबल भी होता है कुकिंग के लिए, और ये सिर्फ यूज़फुल होता है ड्रिंकिंग के लिए उस इंडिविजुअल कम्युनिटी में। वो इंडिविजुअल कम्युनिटी इसको पीने के लिए सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकती है जब वो कम्युनिटी इस पानी को किसी भी एक जगह पे कलेक्ट कर रही है डायरेक्टली, ठीक है, सही है, फ्रॉम द फूड ऑफ हाउस, मतलब अपने घरों की छत पे, या फिर आपके पास कोई एक ज़ख़ीरा करने की जगह है, कैचमेंट की एक जगह है कि इस पानी को आप डायरेक्टली वहाँ पे सेव कर सकते हो। केयर ऑफ कलेक्टिंग वाटर मतलब ये कि जो भी आप पानी जमा कर रहे हैं सतही सतह पर, उसको केयर कैसे करोगे। सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लो ऑफ रेन वाटर विच कंटेन मोस्ट ऑफ द ग्रॉस इम्प्योरिटीज़, उसने कहा जो पहला सेपरेट कर दो फ़्लो ऑफ वाटर को, रेन वाटर का जो फ़्लो है, जो कि ज़्यादा मिट्टी अपने साथ लेकर आ रहा है, जो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को लेकर आ रहा है, उसके फ़्लो को सेपरेट करो। लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज सेंट्रेन सिस्टर्न, मतलब जो स्टोर करने का ज़ख़ीरा है, जहाँ पे आपने ज़ख़ीर करना है, वहाँ पर उस लोकेशन की तरफ कंस्ट्रक्ट करो, लेकिन उसके फ़्लो को चेंज करो ताकि वो जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सारी अलग अलग गंद कचरा लेके आ रहा है वो ना लेकर आए, ठीक है, सही है। तो इस तरह से आप ये इन्होंने वाटर के बारे में बोला। अब आगे चलते हैं। इट्स कंपोजिशन इज़ वेरी डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट बेसन, मतलब वो कह रहा है बेसन, कह रहा है उसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है आप कहाँ पर उसको कैच करते हो, कहाँ पर आप उसको स्टोर करते हो। इट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द पोल्यूशन बाय सरफेस वॉश एंड वाटर कैरेज सिस्टम, वो कह रहा है कि वो एक्सपोज होता है पोल्यूशन से, जो सरफेस वॉश है और वाटर कैरेज सिस्टम है वो। मोस्ट लार्ज सिटी डिपेंड ऑन दिस वाटर, और ज़्यादातर बड़े जो सिटीज़ हैं वो इस वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। These are natural and man-made which may improve water drawn from the watershed और catchment areas। ये एक नेचुरल है और मैन मेड है, जो कि वाटर ड्रॉन जो है वो आप वाटर ड्रॉ करते हो वाटर शेड से और कैचमेंट एरिया से। वाटर रिमेन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम इन लैग, ज़्यादातर टाइम के लिए आप इस लैग में स्टोर कर सकते हो। Due to long time storage of water, it promotes sedimentation of colloid and suspended impurities in water. Disinfection occur due to long exposure of water to sunlight and lags, मतलब कि disinfection occur हो सकता है, क्यों, लॉन्ग एक्सपोजर आपका वाटर से हो रहा है, सनलाइट से, लैग में, और डिक्रीजिंग कंटामिनेशन, ठीक है, ऑफ रेन स्ट्रॉम ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज, आपका जो कंटामिनेशन है वो भी कम हो जाएगा रेन स्ट्रॉम से लॉन्ग स्टोरेज की वजह से। तो जो नेचुरल और मैन मेड है इम्प्रूव करता है वाटर ड्रॉन को वाटर शेड्स और कैचमेंट एरिया से, और वाटर जो होता है वो स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए लैग्स में। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ वाटर की वजह से सेडिमेंटेशन ऑफ कोलॉइड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, सेडिमेंट हो जाती हैं, ठीक है, और डिसइंफेक्शन अकर ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ वाटर टू सनलाइट इन लैग्स, और आपका जो डिक्रीज़ हो जाता है कंटामिनेशन ऑफ रेन स्टॉर्म लॉन्ग स्टोरेज की वजह से, ठीक है। दैट वो इसके अंदर ये बोल रहा है कि दीज आर मेड नेचुरल एंड मैन, मतलब कुदरती और इंसान के बनाए हुए जो ज़खायर जगहें हैं, ठीक है, वो क्या करती है वाटर के ज़ख़ीरा जो है वो वाटर के ड्रॉ को इम्प्रूव कर देती है। वाटर रिमेन स्टोर, आप जो है ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम के लिए झीलों में लैग्स में अपने पानी को
स्टोर कर सकते हो। और लॉन्ग टाइम स्टोरेज की वजह से जो भी सारी मिट्टी होती है, गर्द आलूद होता है, वो पानी की तह में बैठ जाता है, ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्शन अकर जब लॉन्ग एक्सपोजर होता है पानी का सनलाइट से, तो जितने भी डिसइंफेक्शन होते हैं वो खुद ही मर जाते हैं, वो सब खुद ही साइड पे हो जाते हैं। और जो डिक्रीजिंग कंटामिनेशन ऑफ जो रेन स्टॉर्म से कंटामिनेशन हो रही है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग स्टोरेज रहता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कह रहा है ग्राउंड वाटर इज़ मच बेटर देन सरफेस वाटर। मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है, जो आप पानी जमा करते हो टैंक्स में अपने, वो ज़्यादा बेटर होता है आपके सरफेस वाटर से। इफ़ इट इज़ नॉट इन सॉफ्ट फॉर्म, अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, वाटर फ्री फ्रॉम, वाटर जो है वो फ्री है सॉल्ट और केमिकल से, तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा बेटर है सरफेस वाटर से। अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, वाटर जो है वो फ्री है सॉल्ट और केमिकल से। इट प्रोवाइड इट सेल्फ एन अफेक्टिव फिल्टरिंग मीडियम, आपके लिए ये खुद ही एक अफेक्टिव फिल्टरिंग मीडियम है, सही है, प्रोवाइड करेगा, आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। रेनी वाटर गोज़ डाउन अप टू इम्प्रीवियस स्ट्रेटम लेयर, जो रेन वाटर होता है जब वो ज़मीन पे होता है तो वो ज़मीन की उस तह तक जाता है जो कि इम्प्रीवियस स्ट्रेटम लेयर है ज़मीन की। दिस लेयर डज़ नॉट परमिट द वाटर टू डू डाउन मोर, ये लेयर वाटर को ये अलाउ नहीं करती, पानी को अलाउ नहीं करती कि उससे और नीचे ज़मीन की किसी और तह में जाए, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज विद रेन वाटर, आपका जो ग्राउंड वाटर होता है जो आप जमा कर रहे होते हो वो रेन वाटर से बार बार रिचार्ज होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, फ्री होता है। वेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जो वेल्स होते हैं, जो कुएँ होते हैं, वो ग्राउंड वाटर की मेन सोर्स है। अब वेल दो तरह के होते हैं, एक शैलो वेल होता है, एक डीप वेल होता है। शैलो वेल वो होता है जिसके अंदर इज़ वन इन विच टैप द वाटर फ्रॉम अबव द फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर इन द ग्राउंड, जो पहली इम्प्रीवियस लेयर है ना उसके ऊपर होता है वो, ठीक है। इस तरह होता है कि वहाँ तक आप उसको खुदाई करते हो और वहाँ तक पानी आ गया, फिर आपने बोला नहीं पहली सतह पे पानी नहीं आया, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर पे नहीं आया, आपको दूसरी सतह पे और डीप जाना पड़ा, तो वो डीप वेल, डीप कुआं कहलाता है। इज़ वन विच पेनिट्रेट द फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर इन द ग्राउंड एंड टैप द, मतलब वो उस लेयर के, जो आपके पास शैलो वेल है, जो आपके पास शैलो कुआं है, वो पहली इम्प्रीवियस लेयर को क्रॉस नहीं करता, उसके ऊपर होता है। जो डीप वेल होता है वो पहली सतह को क्रॉस करके ज़मीन की ग्राउंड में और टैप द वाटर लाइन बीनीथ द इम्प्रीवियस लेयर, और उस वाटर को टैप करता है जो कि इम्प्रीवियस लेयर के नीचे है, तो वो आपके पास शैलो वेल कहलाता है। तो उसने सिंपल ये कहा कि जो आपके पास ग्राउंड वाटर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है सरफेस वाटर के, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है और वो जब फ्री है सॉल्ट और केमिकल से, ये आपके लिए एक ख़ुद ही सेल्फ और इफ़ेक्टिव फ़िल्टरिंग मीडियम होता है। मतलब आप उस ग्राउंड वाटर को लेके बॉयल करके आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस पर सॉल्ट और केमिकल्स नहीं है। रेनी वाटर जो होता है जब वो गोज़ डाउन अप होता है तो टू इम्प्रीवियस, मतलब कि रेन वाटर जो है उसने ये बोला कि वो फिर जब नीचे जाता है ज़मीन में तो वो इम्प्रीवियस स्ट्रेटम लेयर तक जाता है, और ये वो लेयर है जो कि वाटर को और फर्दर नीचे ज़मीन में नहीं जाने देती किसी और लेयर तक। जैसे हम कहते हैं ना ज़मीन के नीचे भी 7 तह हैं, तो पहली तह तक समझो जाता है, सही है। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या करता है, वो रिचार्ज करता रहता है, विद रेन वाटर से रिचार्ज होता रहता है। कैसे, आप भी हमने जमा किया एक उस पर पानी, बारिश हुई, फिर दोबारा बारिश हुई, फिर जमा कर लिया, इस तरह वो रिचार्ज होता रह रहा है, और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से वो फ्री होता जा रहा है। जो वेल्स है, जो कुएँ हैं जो हम निकालते हैं ज़मीन में, वो मेन सोर्स होते हैं आजकल ग्राउंड वाटर की। तो मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, वो वेल है, जो कि 2 टाइप के हैं, शैलो और डीप। और जो शैलो है वो अबव द फर्स्ट इम्प्रीवियस लेयर रहता है ग्राउंड पे, और जो डीप है वो
पेनिट्रेट करता है फर्स्ट इन प्रीवियस लेयर में ग्राउंड में और टैप करता है वाटर को जो कि इस लेयर के नीचे है। सही है बच्चा, अभी तक आपने सारी जो हमने पीछे बातें पढ़ी, अगर मैं प्रीवियसली मूव करूँ बैक साइड्स पे, तो हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा, हमने रेन वाटर, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर पढ़ा। हमने ये पढ़ा था सारा का सारा कि वाटर क्या है और रेन वाटर क्या होता है और उसमें वो कैसे एसिड रेन होती है, फिर रेनफॉल कैसे वो जो है एसिड को और कलेक्ट करता है सैंड के साथ, रिवर के साथ, और किस तरह वो आगे जाता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरह से आप जो कलेक्टिंग सोर्स है आपकी वाटर की, उन कलेक्टिव जो सतहें हैं, सरफेसेस है जिधर आपने वाटर को कलेक्ट करना है, उसकी केयर कैसे कर सकते हो। फिर हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि किस तरह से वो सारी चीज़ों के ऊपर कैसे कंपोजिशन हुई है जो कैचमेंट एरियाज़ है। फिर हमने पढ़ा कि जो नेचुरल और मैन मेड होती हैं चीज़ें जिसके अंदर वो वाटर को स्टोर करते हैं वो क्या है। फिर उसके बाद हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, तो ग्राउंड वाटर के बारे में हमने डीप वेल और शैलो वेल ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड अब हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी को जो पानी आलूदा हो रहा है उसके क्या ज़राए हैं। सोर्सेज का मतलब ज़राए, पानी के आलूदगी के ज़राए क्या हैं। ठीक है, पानी के आलूदा होने के। द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो भी इंसानी रद्द-ए-अमल के मुकाबले में या इंसानों की एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसके नतीजे में जो सोर्स है ऑफ पोल्यूशन है वाटर की वो ये है, सिवेज है। सिवेज कौन सा वाटर होता है आपको पता है, जो कि आपके वॉशरूम्स और नाइट सॉइल जो भी रात में यूज़ कर रहे हो आप, उससे जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है सारा वाटर वो है। विच कंटेन डीकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक एजेंट्स देता है। जो सिवेज होता है वो क्या देता है, वो देता है डीकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है और पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं जिनमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड वेस्ट क्या है, जो कि टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीले और केमिकल एजेंट्स हमें दे रहा है। जो भी इंडस्ट्री से जो भी ट्रेड आ रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है, कचरा आ रहा है, पानी आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ का पानी केमिकल से भरा हुआ पानी है। ठीक है, जो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है और वो हमारी ज़मीन की तह में फैल रहा है। सही है। अच्छा, फिर जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जूट मिल्स हो गए और स्टाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई। एग्रीकल्चर प्लूटेंट्स वो कह रहा है विच कॉम्प्राइज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इरिगेशन वाटर कैरीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू रिवर, वेल एंड पॉन्ड्स। वो कह रहा है कि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के ऊपर है एग्रीकल्चर प्लूटेंट्स जो है हमारे, वो सारे के सारे जो हैं उसके ऊपर कंप्राइज हैं और वो सारे के सारे क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, वाटर कैरी करता है। एग्रीगेशन होती है तो वाटर कैरी करता है। फॉर एग्जांपल कह रहा है एग्रीगेशन वाटर कैरीज करता है सारे फर्टिलाइज़र्स को, पेस्टिसाइड्स को रिवर, वेल और पॉन्ड्स तक। फिज़िकल प्लूटेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हीट, थर्मल पोल्यूशन होता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होती हैं। जैसे हीट बाय डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर आल्सो कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। तो हमारे पास पानी की आलूदगी के जो ज़राए हैं, पानी को आलूदा करने के ज़राए जो हैं और इंसानी ज़राए जो हैं वो ये हैं, वो चार हैं। एक सिवेज है, एक इंडस्ट्रियल ट्रेड और वर्क है, एक एग्रीकल्चर प्लूटेंट है, चौथा आपके पास फिज़िकल प्लूटेंट है। ठीक है, और सिवेज में आपके पास डीकम्पोजेबल ऑर्गेनिक और पैथोजेनिक एजेंट्स आते हैं जो कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं। आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेड और वेस्ट के अंदर वो आते हैं जो टॉक्सिक और केमिकल एजेंट्स हैं। और एग्रीकल्चर प्लूटेंट में जितने भी फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होते हैं वो आते हैं, कंप्राइज होते हैं उसके अंदर। और फिज़िकल प्लूटेंट्स के अंदर आपके पास आता है हीट, थर्मल पोल्यूशन, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, सही है। और हीट बाय डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर आल्सो कॉजेज द थर्मल पोल्यूशन।
अब यूजेस ऑफ वाटर क्या है? डोमेस्टिक यूज़ भी होता है वाटर का, पब्लिक यूज़ भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है और एग्रीकल्चर यूज़ भी होता है। ठीक है, आप वाटर को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आप वाटर को बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ डोमेस्टिक यूज़ भी इस्तेमाल होता है, एज अ पब्लिक यूज़ भी इस्तेमाल होता है, एज अ इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, एज अ एग्रीकल्चर यूज़ भी वाटर यूज़ होता है। ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ क्या होता है? वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, पर्सनल क्लीनिनेस, क्लीनिंग ऑफ कार, शेड्स। कह रहा है वो सारा वाटर जो पीने के लिए, पकाने के लिए, धोने के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए और क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए और क्लीनिंग ऑफ कार, शेड्स, इन सब के लिए वो डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक क्लीनिंग, फायर फाइटिंग, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक गार्डन, रनिंग पूल्स एंड न्यूमरस अदर सिविक पर्पसेस। मतलब वो पानी जो कि रिक्वायर्ड है पब्लिक क्लीनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए, फायर फाइटिंग मतलब फायर वाले जो आते हैं जो पानी को फायर क्या कहते हैं उसको, फायर आई डोंट रिमेंबर इट, तो आप फायर फाइटिंग के लिए और पब्लिक गार्डन जो पब्लिक गार्डन्स हैं उनके लिए, जो रनिंग पूल्स हैं उनमें उनके लिए और सिविक पर्पसेस के लिए पब्लिक यूज़ वाटर ऑफ पब्लिक यूज़ इस तरह है, यूज़ ऑफ वाटर पब्लिक यूज़ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ में आ जाओ। सम इंडस्ट्रीज़ लाइक द आयरन, फार्माक्यूटिकल, स्टील एंड पेपर इंडस्ट्री लीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल यूज़ है, जैसे आयरन की इंडस्ट्री है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपके पास पेपर इंडस्ट्री है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो भी इस तरह इंडस्ट्रियल यूज़ है। एग्रीकल्चर यूज़ क्या है? फॉर कल्टीवेशन ऑफ फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रॉ मटेरियल। वाटर एसेंशियल फैक्टर है सोशो इकोनॉमिकल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, वाटर एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, एक बुनियादी फैक्टर है, एसेंशियल फैक्टर है। सोशो इकोनॉमिकली अगर आप देखो या कल्चरल डेवलपमेंट में देखो कम्युनिटी के, तो पूरा देखा जाए तो एग्रीकल्चर यूज़ में इस तरह से है, इंडस्ट्रियल यूज़ इस तरह से है वाटर का। और सॉरी बहुत बैक पे चली गई मैं, एक मिनट। डोमेस्टिक यूज़ हमने पढ़ा, पब्लिक यूज़ पढ़ा, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज़ करा। अब वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिलेटेड टू एग्जाम, मस्ट रिमेंबर इट। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं? जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं आर एनी इलनेस कॉज बाय ड्रिंकिंग वाटर। आप जो ड्रिंकिंग वाटर से कॉज होती है दैट इज़ कोई भी इलनेस, ठीक है। जो कंटामिनेटेड वाटर है वो कंटामिनेटेड किससे है? बाय ह्यूमंस और एनिमल फीसेस विच कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज़ या कोई भी इलनेस जो होती है वो ड्रिंकिंग वाटर से ही होती है और ऐसा वाटर पीने से होती है, ऐसा पानी पीने से होती है जो कि कंटामिनेटेड पानी होता है, जो कि ह्यूमन या उसके एनिमल की फीसेस से या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड होता है। अच्छा, जो बर्डन है सेवरल डिजीजेस ग्रुप का कैन ओनली partly be attributed to water determinant even where water play an essential role in the ecology of disease। इकोलॉजी ऑफ डिजीज़ में वाटर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। इट मे बी हार्ड टू पिन पॉइंट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेटिक कंपोनेंट ऑफ द लोकल इकोसिस्टम। ये बात बहुत ज़्यादा हार्ड है कि आप पिन पॉइंट कर सको कि क्या रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, जो भी इक्वेटिक कंपोनेंट हैं लोकल इकोसिस्टम के, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात यह है कि वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो उसके अंदर एस्कैरियासिस आता है, बॉटुलिज्म आता है, कॉलेरा आता है, डायरिया आता है, हुक वॉर्म इन्फेक्शंस आते हैं, एंड लेड पॉइजनिंग आती है। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो होती है एस्कैरियासिस, बॉटुलिज्म, कॉलेरा, डायरिया एंड हुकवॉर्म इन्फेक्शन और लेड पॉइजनिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो वाटर बॉर्न है वो डायरिया है,
related to MCQ's point of view. Diarrhea is the most common disease, waterborne disease. Hepatitis A and hepatitis B, ये सब मोस्ट कॉमन है. ट्रांसमिशन, वाटरबॉर्न डिजीजेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं? दैट इज़ द ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटरबॉर्न डिजीजेस स्प्रेड बाय कंटामिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम विद द यूरिन एंड फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल और पीपल. ठीक है, ट्रांसमिशन इस तरह से होता है वाटरबॉर्न डिजीजेस का कि जो ड्रिंकिंग वाटर है जब वो कंटामिनेटेड होता है यूरिन से या फीसेस से, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल का या पीपल का है, तो फिर आपको ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ इस तरह से होती है वाटरबॉर्न. अच्छा, कंट्रोल ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़ आप किस तरह से कर सकते हो? क्लीन वाटर इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़. सही से साफ़ सुथरा पानी पीना है, ज़रूरी है ताकि आप वाटरबॉर्न डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके, उसे कम कर दो. इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रिवेलेंस ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़ कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ फीसेस. ये पहले से ही वेल रिकॉग्नाइज है कि आप जो वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं उसके प्रिवेलेंस के लिए, अगर आप उसको रोकने के लिए, उसकी प्रिवेलेंस के लिए कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय प्रोविज़न ऑफ, ये आप तभी उसको प्रिवेलेंट कर सकते हो जब आप क्या कर सको, कम अमाउंट मतलब रिड्यूस कर सकते हो जब आप उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हो, सेफ वाटर दे रहे हो. डिस्पोजल ऑफ फीसेस, वाटर इज़ डिसइंफेक्टेड टू किल एनी पैथोजन दैट मे बी प्रेजेंट इन द वाटर. वाटर एक डिसइंफेक्टेड जो होता है वो किल कर देता है किसी भी पैथोजन को जो कि प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, present in the water supply, and to prevent them from growing again in the distribution system. The following method are used for that purpose. आप वाटर के अंदर जितने भी पैथोजन हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, उन सबको मारने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए कि वो दोबारा अगेन ना हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कुछ मेथड हैं, कुछ पर्पसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. एक इसके अंदर आता है डिसइंफेक्टेंट मेथड, एक क्लोरीन होता है, ओजोन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, और बॉइलिंग होता है, सही है, और तीसरा होता है फिल्ट्रेशन. तो ये याद रखना सही है कि कुछ मेथड्स हैं जो कि इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ताकि किस पैथोजेंस को मार दिया जाए, वाटर सप्लाई सही से हो, जो प्रेजेंट वाटर सप्लाई है उसके अंदर पैथोजेंस को मार दिया जाए और दोबारा वो ग्रोइंग ना हो. तो उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट मेथड, क्लोरीन, ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं. अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर लार्ज स्केल पर जो होती है, एक बहुत बड़े स्केल पे होती है, उसमें फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है. फिल्ट्रेशन इज़ द मेथड ऑफ लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. Filtration remove all suspended impurities from the water and 98 to 99% of bacteria, ova and cysts. फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है एक लार्ज स्केल पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो रहा होता है. फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन सारे जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वाटर से रिमूव कर देता है. क्या करता है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है वाटर से 98 टू 99%. जो भी ओवा है, जो भी सिस्ट है, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उनको फिल्ट्रेशन मेथड में. फिर आप जब प्यूरिफिकेशन स्मॉल स्केल पे करते हो तो आप बॉइलिंग मेथड यूज़ करते हो. जब आप लार्ज स्केल पर कर रहे थे तो आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे थे. अब आप स्मॉल स्केल पे प्यूरिफिकेशन कर रहे हो वाटर की, प्यूरिफाई कर रहे हो वाटर को, तो आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. बहुत सिंपल मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का बॉइलिंग मेथड है. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. और स्मॉल स्केल पे भी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो मेथड है वो बॉइलिंग मेथड है. ठीक है, इट इज़ द चीपेस्ट, रिलायबल, सिंपल एंड सेफ मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग द वाटर. ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट, बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा सिंपल और सेफ मेथड है डिसइंफेक्टिंग और प्यूरिफाइंग करने का वाटर को. बॉइलिंग ऑफ वाटर आप 5 से 10 मिनट्स तक करते हो ताकि किल कर सको सिस्ट
स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, उसको जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। वाटर शुड बी बॉइल्ड प्रेफरेबली इन द सेम कंटेनर इन विच इट इज़ टू बी स्टोर टू अवॉइड कंटामिनेशन ड्रग स्टोरेज। वो कहता है कि वाटर जो है उसको आपको उसी कंटेनर में बॉईल करना चाहिए जिसके अंदर आप उसको स्टोर करें हो, ताकि आप और कंटामिनेशन ड्रग स्टोरेज जो है उसको अवॉइड हो सके, वो ना हो पाए। सही है। अब केमिकल डिसइंफेक्शंस क्या होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। इन एनी एम्प्टी बॉटल ऑफ स्क्वाश टेक 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन इट, मेक अ सोल्यूशन एंड कीप इट क्लोज। वो कहता है किसी भी एम्प्टी बोतल में स्क्वाश की कोई भी एम्प्टी बॉटल है, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर लो और सोल्यूशन बनाओ और उसे क्लोज करो। टेक 1 tablespoon of that solution in 4 gallons and 18 लीटर ऑफ वाटर। आप 4 टेबलस्पून सोल्यूशन लो, ठीक है, आप 1 टेबलस्पून सोल्यूशन लो 4 गैलन्स के अंदर, सही है, और 18 लीटर या फिर वाटर में। आफ्टर मिक्सिंग ब्लीच सोल्यूशन इन वाटर कीप अनटच वाटर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। जब आपने उसके अंदर मिक्स कर लिया तो उसको फिर टच नहीं करो 2 घंटे तक। देन फिल्टर इन क्लॉथ एंड यूज़ इट। फिर आप उसको फ़िल्टर करो और फिर उसको यूज़ कर लो। ये ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए केमिकल डिसइंफेक्टेंट। एलम इट इज़ यूज टू क्लीन द वाटर फॉर डर्ट। आपने जब वाटर को, ये फटकरी की बात कर रहा है, डर्ट से क्लीन करना है तो एलम यूज़ करो। 0.1 से 0.4 ग्राम पर 5 लीटर ऑफ वाटर में सफिशेंट होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए। एलम कैन नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट जस्ट क्लीन डर्ट फ्रॉम द वाटर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारती, सिर्फ मट्टी को रिमूव कर देती है। यूज़ एलम हाफ एन आवर बिफोर बॉइलिंग द वाटर टू क्लियर द वाटर। आप एलम को यूज़ करो हाफ एन आवर, ठीक है, इससे पहले कि आप पानी को बॉईल करने लगे हो, ताकि आपका वाटर मट्टी से क्लीन हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लीन नहीं करेगी ये सिर्फ मट्टी से क्लीन करेगी। तो वाटर को डर्ट से क्लीन करने का जो मेथड है या उसके लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो हम एलम यूज़ करते हैं, और वो हम 5 लीटर ऑफ वाटर में कितने ग्राम यूज़ करते हैं, 0.1 से 0.4 ग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलम नहीं मारती है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि एलम जो है हम हाफ एन आवर यूज़ करते हैं इससे पहले कि बॉइलिंग करें वाटर को, ताकि क्लियर हो जाए वाटर। एलम जो है, मैंने सिंपल इज़ दैट ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि वो हम यूज़ करते हैं वाटर से डर्ट को हटाने के लिए, और 0.1 से 0.4 ग्राम हम यूज़ करते हैं 5 लीटर ऑफ वाटर में, ताकि डर्ट वहाँ से हट जाए, मट्टी हट जाए, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारती। और हाफ एन आवर के लिए यूज़ करते हैं बॉइलिंग मेथड से पहले, बॉईल करने से पहले वाटर को, ताकि क्लियर कर सके वाटर को। अब उसके बाद आप सनलाइट रेज के ज़रिए भी करते हो। दिस इज़ प्रूफ फ्रॉम द रिसर्च that if we keep the water under sunlight, the water will free from microorganisms. This is very cheap and simple method to purify the water. तो बहुत ज़्यादा cheap और simple method क्या है प्योरीफाई करने का वाटर को, according to the MCQ's point of view is the sunlight rays, ठीक है, सही है। तो MCQ's point of view से ये याद रखो। दूसरी बात ये, टेक क्लियर वाटर इन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। वो कहता है एक क्लियर वाटर ले लो ग्लास में या प्लास्टिक की बॉटल में, और कीप दिस बॉटल एट रूफ फॉर 5 आवर, और उसे छत पे रख दो 5 घंटे के लिए। वेयर द सनलाइट रीचेस द बॉटल कम्प्लीटली, ठीक है, जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल सही बॉटल के ऊपर पड़ रही है। नाउ दिस वाटर, अब ये पानी आफ्टर 5 आवर्स वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। अब इस पानी को हम 5 घंटे के बाद ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ये आती है कि जो हमने बच्चों ने ये कहा था कि जैसे सहरा में वो पानी जब बारिश होती तो उसे जमा कर लेते, तो वो कैसे प्यूरीफाई होता है। तो बच्चा वो ऐसे प्यूरीफाई होता है कि सनलाइट उस पानी के ऊपर पड़ती रहती है और जो मट्टी होती है वो सारी की सारी नीचे तह में बैठ जाती है, जो हमने पीछे सारी बातें पढ़ी।
और जो बिल्कुल फाइन पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन वो पानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लियर नहीं होता है। फिर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा पानी में होते हैं और नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो चीपेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड सनराइज रेज है। ठीक है, और 5 आवर्स तक आप इसे रखते हो। क्लोरीन टैबलेट्स भी हम यूज़ करते हैं। क्लोरीन टैबलेट्स और हेलाजोन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस ट्रेड नेम्स। अलग अलग ट्रेड के नाम से ये टैबलेट्स अवेलेबल हैं। दे आर गुड फॉर डिसइनफेक्टिंग ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर। जब आपने स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर को डिसइनफेक्ट करना है तो बहुत अच्छी हैं। सिंगल टैबलेट के अंदर एक सिंगल टैबलेट जो होती है वो 0.5 ग्राम होती है और ये 20 लीटर ऑफ वाटर के लिए सफिशेंट होती है। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन कनेक्शन विद वाटर। सर्वे द वाटर सोर्स इन द कम्युनिटी। ठीक है, क्या वाटर सोर्सेज है कम्युनिटी में, उसे सर्वे करो। हमारा जो रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कनेक्शन जब हम उसके साथ वाटर के साथ करें तो हम वाटर सोर्सेज कम्युनिटी में क्या है उसका सर्वे करते हैं, एजुकेट करते हैं पब्लिक को अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्या सेफ ड्रिंकिंग वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में कम्युनिटी हेल्थ टीम जो है वो बताती है। एडवाइजिंग प्रॉपर मेथड ऑफ स्टोरेज के सही से प्रॉपर मेथड स्टोरेज क्या है वो एडवाइस करेगी। गिव एजुकेशन ऑफ बॉइलिंग वाटर, और वो बॉइलिंग वाटर के बारे में एजुकेशन देगी। द वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन, और क्या वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं और क्या उसकी प्रिवेंशन है वो बताएगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एरियाज क्लीन अराउंड ओपन वाटर सप्लाईज, और वाटर क्या इम्पॉर्टेंस है, किस तरह से आप एरियाज़ को क्लीन कर सकते हो, ओपन वाटर सप्लाई जो एरियाज़ हैं उनको, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, ये सारे रोल हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जब हम उसको वाटर से कनेक्ट करते हैं। दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। ये बसपन थापा की एक बुक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, फर्स्ट एडिशन, वहाँ से ये लिया गया है सब चीज़ें। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। अल्लाह हाफिज़।